डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हर युग में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। ऐतिहासिक तथ्य का वास्ता देते हुए किसी की प्रतिमा को तोड़ फोड़ देना आसान है, परंतु इतिहास की व्याख्या को पलटकर प्रस्तुत करने की हिम्मत कोई नहीं करता। हाल ही में ब्रिटिश लेखक विलियम डालरिम्ल ने लिखा है, ब्रिटेन में साम्राज्य के अध्ययन को पाठ्यक्रम का हिस्सा अभी भी नहीं बनाया जा सका है। इतिहास में अधिकांश के लिए हम एक आक्रामक, नस्लवादी और विस्तारवादी ताकत थे, जो हर महाद्वीप पर हिंसा, अन्याय और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार थे। यही एक चुनौती खड़ी हो जाती है। लगभग हर एक जाति या समूह या सभ्यता अपने अतीत के पापों को मिटाने या स्वयं को महिमा मंडित करने के लिए इतिहास को जोड़ तोड़ कर प्रस्तुत करती है। पैरा। इतिहास को हमेशा ही लिबरल आर्ट्स का विषय माना जाता रहा है। लिबरल का अर्थ है स्वतंत्र। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में पश्चिमी देशों ने स्वयं को लिबरल देश का तमगा दे दिया। इसके मूल्य व्यक्तिगत अधिकार, प्रजातंत्र, मुक्त बाजार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रतावाद, लैंगिक समानता, जातीय समानता और धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए थे। लिबरल आर्ट्स का अंग होते हुए भी इतिहास ने इसमें निहित विरोधाभासों को कभी उद्घाटित नहीं होने दिया। अपने देश में स्वतंत्रता का प्रचार करने वाला अमेरिका मध्य पूर्व के उन राजतंत्रों और तानाशाही का समर्थन करता रहा जो स्त्रियों के अधिकारों के विरोधी थे। इसके अलावा भी ये उदार दृष्टिकोण के नहीं थे। भारत का पोषण करने वाला ब्रिटेन दुनिया को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता रहा। यही हाल फ्रांस का भी रहा। समानता और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। कुल मिलाकर स्वतंत्रता के पक्षधर उदारवादियों ने ही उदारवाद या लिबरलिज्म को नीचे गिरा दिया। कट्टरपंथी राह के समाधान के रूप में उदारवाद को लाया गया था। दुर्भाग्यवश उदारवादियों ने अपने ही कट्टरपंथी उत्पन्न कर लिए। इतिहास को दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर पाबंदी लगाना भई एक प्रकार से कट्टरवाद है। इतिहास के हर सोपान को एक पर्यवेक्षक अपनी नज़र से देखता है और उसका अपना ही एक आख्यान तैयार कर लेता है। इतना ही नहीं, वह पहले से प्रतिपादित दृष्टिकोण को गलत भई सिद्ध कर देता है। यह संभव है कि चर्चिल ने इंग्लैंड को फासीवाद से बचाया हो, परंतु यह भी उतना ही सच है कि चर्चिल ने ही बंगाल की जनता को अकाल में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। मुगलों के इतिहास के भी ऐसे भिन्न भिन्न रूप हैं। पैरा। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की।
उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा की माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ़ कर दें। भगत सिंह की सजा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ़ की जाए। पैरा 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी की वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। स्टॉप।